कुछ समय पहले कैटरैक्ट, जिसे सफेद मोतियाबिंद कहते हैं, उस पर एक एपिसोड बनाया था और उस एपिसोड से हमें ये पता चला था कि हम सबको, आपको, मुझको, सबको कभी ना कभी कैटरैक्ट होना ही है, किसी को जल्दी तो किसी को बाद में। अब इस एपिसोड के बाद हमारे जो ऑडियंस है उनके हमें बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मेल्स आए हैं और वो चाहते हैं कि हम ग्लोकोमा, जिसे काला मोतियाबिंद कहते हैं, उस पर एक एपिसोड बनाएं। और भाई आपका हुक्म सर आंखों पर है। सेहत के आज स्पेशल एपिसोड में हम आए हुए हैं सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ 5 हॉस्पिटल्स, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली में। यहाँ हम बात करने वाले हैं देश के जाने माने आई सर्जन डॉक्टर हर्ष कुमार से। डॉक्टर हर्ष कुमार पद्मश्री से सम्मानित हैं और 41 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। डॉक्टर हर्ष से हम जानेंगे कि ग्लोकोमा आखिर होता क्या है। आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब डॉक्टर हर्ष देंगे। उनसे ये भी पता करेंगे कि इसका इलाज कैसे होता है, इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और डॉक्टर हर्ष कुमार से बात करते हैं। आज डॉक्टर साहब हम बात करने वाले हैं ग्लोकोमा पर, जिसे जो हमारे दर्शक हैं वो काला मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आप बहुत ही आसान भाषा में हमारे ऑडियंस को ये समझा दीजिए कि ये ग्लोकोमा, काला मोतियाबिंद आखिर होता क्या है। जी, तो ये हमारी आँख है। इसके अंदर ये एक जगह है जहाँ से हम पानी बनता है जो पूरी आँख को खुराक देता है। फिर ये कुछ सबको खुराक देता हुआ कुछ छिद्रों से यहाँ बाहर निकल जाता है। अब काला मोतिया में क्या होता है, जो कारण है वो हम बाद में बात करेंगे, पर कुछ कारणों से ये छेद बंद हो जाते हैं और पानी अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं वो हर जगह प्रेशर डालता है, बाकी तो किसी को फर्क पड़ता नहीं, पर ये हमारी जो ऑप्टिक नर्व है जो ब्रेन पे जा रही है, इस पे डैमेज शुरू हो जाता है प्रेशर की वजह से। और उससे फिर क्या होता है कि चारों तरफ धीरे धीरे आदमी को अपनी आंख में अंधेरा दिखने लगता है और काला मोतिया डेवलप हो जाता है। आपने अभी जो ये समझाया मुझे तो समझ में आ गया। और एक चीज है जिसको लेकर के अक्सर कंफ्यूजन रहता है, कैटरैक्ट है सफेद मोतियाबिंद, जी जी जी, है ना? हाँ। और ग्लोकोमा है काला मोतियाबिंद। जी, जी। दोनों में फर्क क्या होता है? तो वो जो ये हमारा आगे लेंस है आंख के अंदर, इसमें जब ये जो लेंस है आंख का, इसमें जब सफेदी आ जाती है तो इसको सफेद मोतिया बोलते हैं। और ये बहुत ही कॉमन चीज है जो हर एक को अमूमन तौर पे होगी, अभी नहीं तो 40 पे किसी को 50 पे, किसी को 80 पे, किसी को 90 पे, पर सफेद मोतिया या कैटरेक्ट तो आना ही है। पर काला मोतिया कुछ कुछ लोगों को ही होता है, पर ये ज्यादा भयंकर बीमारी है। और एक आप कहेंगे कि भाई कितने लोगों को इंडिया में है, तो कम से कम 1.25 करोड़ लोगों को ऑलरेडी काला मोतिया है, जिसमें से 10 से 12% लोग उसकी वजह से अपनी नज़र खो चुके हैं। अगर हम मोटे तौर पे लें और स्टैटिस्टिक्स ना देखें तो 40 से ऊपर अगर लगाएं तो हर 8 में से 1 व्यक्ति को या तो काला मोतिया है या काला मोतिया होने के उसके चांसेस हैं। तो आप सोचिए कितने ज़्यादा लोग हैं जिनको काला मोतिया हो सकता है। और हम इसको लोग तरह तरह से काला मोतिया, समलबाई, कांच बिंद, तरह तरह के हिंदुस्तानी नाम हैं इनके, पर हर चीज़ में सबसे डेंजरस क्या बात है, जो इंग्लिश में ये लोग बोलते हैं इट इज़ अ साइलेंट थीफ। तो क्यों साइलेंट थीफ बोलते हैं? जब तक आदमी को खुद पता लगता है कि भाई मुझे काला मोतिया हो गया, मैं साइड से जा रहा हूँ, नज़र कम हो गई, कुछ हो गया, तब तक 90% लोगों की 50% आई साइट जा चुकी होती है। और ये हमारे देश में नहीं, अमेरिका की भी यही स्टैटिस्टिक्स है। तो ये नहीं कि भाई हम लोग थोड़े कुछ ऐसे हैं जो लोगों को पता नहीं लगता, पर सब जगह यही है, क्योंकि ये है ही इतनी साइलेंट बीमारी। और अब लकीली क्योंकि लोग थोड़े जागरूक हो गए हैं, फिर कॉर्पोरेट चेकअप्स होते हैं, लोग जाते हैं, वो कई बार सिर्फ चश्मे वाले के यहाँ जाके चश्मा नहीं बनवाते, डॉक्टर को भी साथ में दिखाते हैं, उससे वो पकड़े जाते हैं टाइम पे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अदरवाइज तो काफी 75% लोगों को पता ही नहीं लगता कि उनको काला मोतिया हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि डायबिटीज है, ये एक लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है, तो जिन लोगों का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं करते, हेल्दी नहीं खाते, या माता पिता को डायबिटीज थी, उन लोगों को डायबिटीज होने का ज्यादा रिस्क होता है। जी। अब जब बात ग्लूकोमा की करते हैं तो क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये होने का ज्यादा रिस्क है? जी, बहुत बेहतरीन सवाल, क्योंकि लोग यही कहते हैं भाई मेरे को क्यों,
तो फिर मैं उनको मजाक में कहता हूँ भाई विरासत में तेरे को बैंक अकाउंट थोड़ी ना मिलेगा, बीमारियां भी मिलेंगी भाई। तो कुछ हद तक ये विरासती होता है और कई और कारण भी होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण, और मैं हाथ जोड़ के लोगों को विनती करता हूँ कि भाई प्लीज़ आप जब दवाई डालें तो कोई भी दवाई लंबे समय तक बिना पूछे मत डालें। रोज़ हमारे पास ऐसे लोग खड़े होते हैं जिनके बच्चों को उन्होंने एलर्जी के लिए स्टेरॉयड ड्रॉप डाले। उसने, डॉक्टर ने तो एक बार लिखा था, उन्होंने कहा यार ये ड्रॉप बहुत अच्छी है, बिल्कुल सफ़ेद हो गई आँख, चल यार इसको डालते जाते हैं। और फिर उनको एक दिन पता लगता है कि उन्होंने ही अपने बच्चे को ब्लाइंड बना दिया। तो सोचिए कितनी भयानक चीज़ है वो। तो प्लीज़ कभी भी कोई ड्रॉप आप डाल रहे हो, कोई दवाई आप ले रहे हो, क्योंकि स्टेरॉयड से काला मोतिया बहुत होता है। तो आर्थराइटिस के लिए, एस्थमा के लिए, हज़ारों चीज़ों के लिए स्टेरॉयड चलते हैं। तो प्लीज़ डॉक्टर को बताइए कि भाई हमें काला मोतिया तो नहीं हो रहा, प्लीज़ हमारा आँख का प्रेशर चेक करवा दीजिए। अगर आप किसी और स्पेशलिटी में हैं, आई में हैं, तो भी आँख में प्लीज़ डॉक्टर से पूछिए कि क्या ये दवाई हम लंबे समय तक डाल सकते हैं। तो ये तो दवाइयाँ। फिर आजकल कई बार अब लोग एक तरह से जागरूक हो गए हैं, बहुत से लोग एंटी डिप्रेसेंट्स भी लेते हैं, उससे भी कई बार ये ग्लूकोमा हो सकता है। तो ये नॉलेज लोगों को है ही नहीं। तो एक बात तो ये हुई कि एक रिस्क फैक्टर हो गया विरासत वाला। दूसरा जो और इम्पोर्टेंट, जैसे आपने बताया, तो डायबिटीज़ भी हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर है। हाइपरटेंशन, बीपी का ज़्यादा होना, मायोपिया होना, थायराइड होना, जिनको ये चीज़ें हैं उनको ज़्यादा चांस है कि उनको काला मोतिया हो। तो वो अवश्य 40 साल के बाद एक बार जाके एक डॉक्टर को दिखाएं, कहें भाई मेरे फादर को काला मोतिया था, या वो कहें कि सर मुझे डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है, प्लीज़ ज़रा देख लो यार काला मोतिया तो नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो ये फिर और क्या कारण हो सकते, तो ये हमारे प्राइमरी ग्लूकोमा के कारण है। पर और एक बहुत बड़ा वो है तबका जिसमें सेकेंडरी ग्लूकोमा होता है, मतलब आँख में चोट लग गई, आँख में किसी प्रकार की भी सर्जरी हुई, और जैसे कभी नस रुक गई डायबिटीज़ वगैरह की वजह से, उसमें खून आ गया आँख में, या फिर आँख के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, सूजन आ गई, या कहीं ट्यूमर वगैरह हो गया, इन सब कारणों से भी, या कोई रेडिएशन लगा आँख के अंदर, इन सब की वजह से भी वो छेद रुक जाते हैं और काला मोतिया डेवलप हो जाता है। तो हमें ये जागरूक रहना है कि भाई कोई भी और शरीर में बीमारी है, हमें स्टेरॉयड तो नहीं चल रहे। कई लोग क्रीम स्टेरॉयड की लगाते हैं एक्ने के लिए, सोचो यार, मतलब ये कितनी अजीबोगरीब बात है, लोगों को पता ही नहीं होता है। तो वो क्रीम लगा रहे हैं एक्ने के लिए और ग्लूकोमा डेवलप हो गया। पर ये कैसे, जैसे पिंपल तो आपके चेहरे पे हुए, आपने क्रीम यहाँ लगाई जी, तो उसका असर आपकी आंख पे बॉडी पे एब्जॉर्ब होती है, बॉडी पे एब्जॉर्ब होती है ये हर चीज़। लोग सोरियासिस के लिए स्टेरॉइड की क्रीम लगाते हैं, वो तो चलो फिर भी एक बीमारी है, पर पिंपल्स के लिए लगा लिए तुमने और तुम सफ़र कर गए काला मोतिया से, तो ये तो बहुत ही एक भयानक बात हुई ना। तो वो एक मतलब, क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं, इसलिए मेरा ये बताना आवश्यक है कि किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड का सेवन है, आप डॉक्टर से प्लीज़ बोलिए सर मेरे को वो हो तो नहीं जाएगा। और अगर वो कहता है भाई नहीं मुझे आर्थराइटिस के लिए देने पड़ेंगे स्टेरॉइड, एस्थमा के लिए, ठीक है भाई दो, पर कम से कम आप अपने आई डॉक्टर के पास जाके ये तो दिखाओ कि सर हमें डेवलप हो रहा है कि नहीं। क्योंकि कई बार वो डॉक्टर नहीं आपको बताएगा कि भाई, या शायद वो अपने चीज़ों में इतना खोया हुआ है आर्थराइटिस को ठीक करने में कि उसको ये ध्यान नहीं रहता। तो वो थोड़ा सा ध्यान हम ही लोगों को रखना पड़ेगा। जैसा डॉक्टर साहब ये है कि कैटरैक्ट की बात जब हम करें तो इसको अक्सर एक बुढ़ापे की बीमारी माना जाता है कि भाई ये इस उम्र के बाद होगी, किसी 20 साल के इंसान को या 30 साल के इंसान को आमतौर पर कैटरैक्ट नहीं होगा। ग्लूकोमा क्या ये किसी भी उम्र में हो सकता है या फिर ये भी दूर दराज बीमारी है? ये भी एक ऐसी बीमारी है काला मोतिया जो यूजुअली अमूमन तौर पर 40 के बाद ही होती है, पर एक प्रकार का काला मोतिया होता है जो बच्चों में भी होता है। और जो हमने ये बातें की भाई, चोट लगना, ये बाकी की जो चीज़ें हैं, स्टेरॉइड चलना, ये तो यंग लोग ही होते हैं सारे, तो उनमें भी ये हो सकता है। कोई आंख में सर्जरी होना किसी भी वजह से, तो ये सारी चीज़ें तो यंग लोगों को भी हो सकती हैं। बट यस, जो विरासत वाला है या जो कॉमन प्रकार का काला मोतिया है वो ज़्यादातर 40 के बाद ही होता है। तभी हम कहते हैं भाई 40 के बाद प्लीज़ एक बार डॉक्टर के पास चले जाओ दिखाने के लिए। चलिए, अब अगर हम ये मान लें कि किसी को ग्लूकोमा शुरू हो गया है तो उसको किस तरह के लक्षण हैं जो रोज महसूस होंगे? जी, ये इसीलिए इसको
साइलेंट थीफ बोलते हैं, क्योंकि पता ही नहीं लगता। दो प्रकार के काला मोतिया होते हैं, एक होता है एंगल क्लोजर प्रकार का ग्लाउकोमा, जिसमें कि डेफिनेटली एकदम से पेन होता है, रेडनेस होती है, वाटरिंग होती है, अब इतना ज़ोर से दर्द होता है सीधा आदमी भागता है डॉक्टर के पास, तो वो तो पकड़ा जाता है। पर जो ज़्यादा कॉमन प्रकार का काला मोतिया है, जो ओपन एंगल वैरायटी का काला मोतिया है, उसमें पता ही नहीं लगता, बिल्कुल ही सटल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि भाई जो आपको पहले रात में दिखता था अब वो उतना साफ रात में नहीं दिखता, थोड़ा दूर की पहचान में कमज़ोरी आ गई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हम 40 के बाद ये चश्मे लगाते हैं पास के, तो उसमें +0.5 का नंबर आया, 1 का नंबर आया, और फिर वो आपका 3-4 साल में फिर वो 1.5 हो गया। अब क्या होता है, कुछ लोगों को अभी लगाया भाई हमने +0.5, पता लगा 6 महीने में 1 हो गया, फिर 6 महीने में 1.5 हो गया, तो कह रहे भाई क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, ये नंबर क्यों बदल रहा है इतना जल्दी जल्दी। तो या तो वो डायबिटीज से कभी कभी ऐसा होता है जब शुगर ऊपर नीचे जाती है, पर काला मोतिया का ये एक लक्षण हो सकता है। तो और जब आप बाहर जाते हैं, अगर कभी बल्ब के चारों तरफ रंग बिरंगे धारे दिखने लगे, इसका मतलब है कि प्रेशर आपकी आंख का बढ़ रहा है। तो वो भी एक बहुत ऐसी चीज़ है जो इमीडिएटली आपको अलर्ट होना चाहिए, भाई ऐसा हो रहा है तो मैं ज़रा दिखा देता हूँ कि कहीं कोई ऐसी अजीबोगरीब स्थिति तो नहीं है डेवलप हो रही है हमारी आंख में। जी, लक्षण तो आपने बता दिए। एक हम में से जो ज्यादातर लोग हैं उनकी बहुत बुरी आदत होती है कि भाई देखा जाएगा, तो लक्षण दिख रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे, जब तक बिल्कुल नौबत बुरी से बुरी ना हो जाए तब तक इंसान जो है डॉक्टर के पास नहीं जाता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या ये बताना चाहेंगे कि अगर आपने समय रहते सही इलाज नहीं लिया इसका, तो फिर क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं? बिल्कुल, तो उसमें ये है कि भाई डेफिनेटली, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, काला मोतिया एक अनफॉरगिविंग बीमारी है, जिसमें जो डैमेज हो गया वो किसी भी प्रकार से रिकवर नहीं हो सकता। आप 100 करोड़ रुपए लेके भी जाओगे तो नस में जितने फाइबर, एक फाइबर भी आपको मिलेगा नहीं दोबारा, क्योंकि कोई तरीका अभी हमारे पास इजाद ही नहीं हुआ कि हम मरी हुई नस को दोबारा जागृत कर सकें। इसलिए जहाँ पे वो पकड़ा जाए उसको वहीं पकड़ के चलना है। उसको एक बार अगर उसने बता दिया डॉक्टर ने कि भाई काला मोतिया है, तो हर 1-2 महीने में प्रेशर चेक कराना है, हर 3-4-6 महीने में वो फील्ड टेस्ट होते हैं हमारे, जिससे पता लगता है कि भाई कितना बीमारी है हमारी, व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ द डिजीज़, उसको हम देख सकते हैं। फिर डॉक्टर कहे नहीं भाई और ख़राब हो रहा है तो चलो सर्जरी करते हैं, या जैसे भी है, पर पता तो लगे भाई कि कहाँ जा रहा है काला मोतिया। तो काला मोतिया को प्लीज़ बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। मैं ये नहीं कहता आपके डर जाएं, कई लोगों की ज़िंदगी ही एकदम टूट जाती है ये सुन के कि भाई काला मोतिया, फिर गूगल खोला, अरे यू विल गो ब्लाइंड। भाई ऐसी बात नहीं है, यू विल नॉट गो ब्लाइंड एट ऑल, बिकॉज इफ़ यू फॉलो रेगुलरली, फॉलो अ डॉक्टर रेगुलरली, आप टाइम पे अपनी दवाई डालिए, जो वो आपको इलाज बता रहा है वो करिए, और जो जो जनरल चीज़ें हैं वो भी हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई आदमी जनरल चीज़ें क्या कर सकता है, क्या नहीं करनी चाहिए, तो वो सब आप रेगुलरली फॉलो करें, तो देयर इज़ नो रीज़न कि जो डैमेज हो चुका है उतना ही रहे, आगे नहीं बढ़े। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने टेस्ट की बात करी, तो अगर आप थोड़ा ये बता सकें कि अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि हो सकता है मुझे काला मोतियाबिंद हो, और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो वहाँ किस प्रकार के और क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं जांचने के लिए? जी जी जी, तो वो ये मैं कहना चाहूँगा कि भाई कोई घबराने की बात नहीं है, हमारा सबसे सेफ इलाज है, हम आपको टच नहीं करते, कोई सुई नहीं लगेगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले आप जाते हैं तो एक मशीन पे बिठा के एक आँख का प्रेशर लिया जाता है, उसके बाद अंदर जाते हैं, एक और मशीन पे बिठा के डॉक्टर अंदर से जांच करता है कि भाई नस की क्या स्थिति है। तो अगर जैसे मैंने बताया था नस एकदम से एडवांस डैमेज हो गया है तो इसको इमीडिएटली पता लग जाता है। अगर माइनर डैमेज है तो फिर हम आपको दूसरे टेस्टों के लिए ले जाते हैं, जिसको सबसे एक इम्पॉर्टेंट होता है फील्ड टेस्ट, तो वो हम आपको दिखाएंगे बाद में फील्ड टेस्ट, कि वो उसका मतलब ये है कि भाई आँख में हम अगर एक आँख बंद करें तो हमें एक चारों तरफ एक फैलाव दिखता है, और जब ये काला मोतिया होता है तो ये फैलाव सिकुड़ के धीरे 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 कम हो जाता है। तो सडनली आप देखते हो अरे यार इधर का तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, और फिर क्या होता है इधर से आपको चोट लगती है कई बार। तो ये फैलाव जो है ये विजुअल फील्ड टेस्टिंग या पेरीमेट्री बोला जाता है। 15 मिनट का टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस थोड़े वीडियो गेम खेलने हैं उसमें एक प्रकार के,
और वो जब वो टेस्ट निकल के आता है तब पता लगता है भाई डैमेज कितना है। उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं भाई दवाई कितनी चलेगी, कि लेज़र होगा कि क्या होगा। ठीक है, तो एक ये वाला टेस्ट है। फिर हम एक शीशा लगा के गोनियोस्कोपी करते हैं। तो उस गोनियोस्कोपी से ये पता लगता है कि एंगल खुला हुआ है कि एंगल बंद है। जैसे मैंने कहा था 2 प्रकार के काला मोतिया होते हैं। तो खुले हुए वाले एंगल में तो फिर हम दवाई सीधे शुरू करते हैं, और जो एंगल बंद होता है जिसे एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कहते हैं, उसमें हम पहले लेज़र करके एक स्थिति बनाते हैं और उसके बाद फिर सारी दवाइयाँ चालू करते हैं। तो दवाइयों से प्रेशर नॉर्मल आता है, और इन टेस्टों को बिल्कुल संभाल के रखना है। मैं तो सबको ये बोलूँगा, जहाँ टेस्ट हुआ इमीडिएटली अपनी फ़ोन में फ़ोटो खींचिए और उसको अपने ईमेल पे भेज दीजिए। अब वो टेस्ट कभी नहीं खोएगा। अगली बार अब कितने लोग आते हैं, अरे डॉक्टर साहब नहीं मेरा टेस्ट कभी नहीं खोएगा, ये पेपर में संभाल के रखेंगे। अरे सर घर में बताए हुए पेपर खो गए। अरे भाई बोला था यार उसको उतार लो उसमें और अपने ईमेल में भेज दो, ज़िंदगी भर नहीं खोएगा वो। तुम वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे टक 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 ये लो डॉक्टर साहब ये मेरे पुराने टेस्ट है, क्योंकि वो पुराना टेस्ट मेरे लिए बहुत आवश्यक है। मैं उसी से कंपेयर करूँगा भाई तुम्हारा मामला जो इलाज चल रहा है ठीक है कि नहीं। अगर नहीं ठीक है तो मुझे दवाइयाँ बढ़ानी पड़ेंगी, अगर दवाइयों से भी नहीं ठीक हो रहा है तो मुझे फिर कुछ और करना पड़ेगा। आजकल तरह तरह की सर्जरी है, मिक्स करके नई सर्जरी है, या फिर प्रॉपर बड़ी वाली सर्जरी करनी पड़ेगी, ट्यूब डालना पड़ेगा, पर मुझे पता तो लगे कि भाई आपका हाल पहले से ख़राब हो रहा है कि नहीं। तो ये टेस्ट उसके लिए आवश्यक है। OCT वगैरह और भी कई टेस्ट हैं जो हम करते हैं, पर किसी भी टेस्ट में हम कुछ नहीं करेंगे, आपको टच नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है थोड़ी दवाई आँख में डाल के पुतली को फैलाएं, बस यही एक चीज़ हम कर सकते हैं आपके साथ, और कुछ नहीं। तो टेस्ट में बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, हमने हमेशा डॉक्टर्स को ये कहते हुए सुना है कि जो कैटरैक्ट है, सफेद मोतियाबिंद है, ये आपको कभी ना कभी होगा ही, किसी को जल्दी तो किसी को बाद में। पर क्या ये काला मोतियाबिंद, इससे बचा जा सकता है? कोई बचाव के तरीके हैं? तो देखिए ऐसा है कि बचने के तरीके तो नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, और ये सबको तो होगा भी नहीं। जैसे हमने पहले ही बताया था कि करीब 8 में से 1 ही होता है जो सस्पेक्ट होता है, और एक्चुअल तो सिर्फ आप देखें तो 1.25 करोड़ लोग हैं इंडिया में, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है। तो ये नहीं है, कैटरेक्ट तो सबको ही होना है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पर काला मोतिया नहीं सबको होना है। पर काला मोतिया का पता लगना समय पे बहुत आवश्यक है। तो बचाव का तरीका जैसे आपने बोला एक ही है कि भाई अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, फैमिली में किसी को काला मोतिया है, थायराइड है, आपको हाई मायोपिया है, या जैसे बाकी चीज़ें मैंने बताई, आँख में कभी चोट लग गई, सूजन आ गई, या आपने कोई दवाइयाँ यूज़ की हैं इस प्रकार की, तो फिर आप इमीडिएटली 40 के बाद ज़रूर, लोग क्या करते हैं चश्मे वाले के पास चले गए, भाई चश्मा बनवा लिया, चल यार चश्मा बना दे, काम खत्म, पास का दिख गया हमको। अरे भाई किसी डॉक्टर के पास जाओगे वो अंदर 2-4 चीज़ें और कर लेगा, प्रेशर चेक कर लेगा, कुछ कर लेगा, कोई तुम्हारी छुपी बीमारी है तो वो निकल के आ जाएगी सामने। और ये बिल्कुल ही छुपी बीमारी है, ये वैसे पता नहीं लगेगी। और जब तक, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जब तक आपको पता लगेगा तब तक 90% लोगों की 50% साइड जा चुकी है। तो भाई ये प्लीज़ 40 के बाद आप ज़रूर अपना एक आँख का चेकअप कराइए, क्योंकि उस टाइम पास का पढ़ने का चश्मा लगता है। तो ज़रूरी है कि भाई वो आप करा लीजिए किसी डॉक्टर के थ्रू। पर अगर और भी जैसे प्रॉब्लम्स हैं तब शायद आप जल्दी भी जाके, बल्कि सारे कई डायबिटोलॉजिस्ट वगैरह कहते हैं भाई अपने आँख का चेकअप करा के हमें बताओ क्या हाल है। सो वो उस तरह से आवश्यक है, पर इसका कोई एक्चुअल प्रिवेंशन नहीं है। डॉक्टर साहब, अब बचाव से आते हैं इलाज की तरफ। क्या ग्लोकोमा का इलाज दवाइयों से हो सकता है या फिर सर्जरी ही करवाने की जरूरत पड़ती है? मतलब क्या क्या अलग अलग तरीके उपलब्ध हैं इसके इलाज के लिए? जी, तो ये अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि लोग इतना डर जाते हैं पहले। तो अब जब देखा जाए तो आज के दौर में इतनी अच्छी अच्छी नई दवाइयाँ आ गई हैं, और एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि वो सारी दवाइयाँ हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं। तो 90-95% लोग तो आराम से दवाई से ही कंट्रोल में रहते हैं। बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि जब दवाई से भी प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, या हर प्रकार की दवाइयों से एलर्जी हो जाती है, या हम देखते हैं भाई ये आदमी शायद दवाई बेचारा अफोर्ड ना कर पाए। उन स्थिति में हम उसको सर्जरी के लिए कहते हैं या सर्जरी करते हैं।
और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वो एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा है तो पहले हम एक लेज़र करते हैं और फिर उसके बाद दवाइयाँ शुरू करते हैं। तो जैसे ऑलमोस्ट 95% लोग, 95% लोग दवाई से और इन प्रकार, हो सकता है एक दवाई चले, दो दवाई चले, आजकल कॉम्बिनेशन आ गए हैं, 2 दवाई का कॉम्बिनेशन, 3 दवाई का कॉम्बिनेशन। तो हम कोशिश करते हैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना डालनी पड़े और कुछ गोलियां भी कभी कभी हम देते हैं जिससे कि वो कंट्रोल रहे प्रेशर। जब वो नहीं हो पाता कंट्रोल या पेशेंट दवाइयों से परेशान हो जाता है, तभी वो आता है कि भाई अब हम उसको सर्जरी के लिए ले लें। और सर्जरी भी विभिन्न प्रकार की सर्जरीज अब अवेलेबल हैं हमारे पास। तो कई बार हम सफ़ेद मोतिया निकालते हैं, उससे भी प्रेशर थोड़ा डाउन आता है। सफ़ेद मोतिया के साथ कई बार हम लोग मिनिमली इन्वेजिव ग्लॉकोमा सर्जरी होती है जिसमें बहुत छोटे छोटे स्टेंट होते हैं, बहुत ही छोटे, 1 मिलीमीटर से भी कम के, और बहुत ही 450 माइक्रॉन्स वगैरह, जो अंदर डाल दिए जाते हैं आँख के, जिससे कि पानी जाने के रास्ते थोड़े खुल जाएं। फिर अगर वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होती तो हम एक सर्जरी करते हैं जिसको ट्रेबेक्युलेक्टमी कहते हैं, जो एक्चुअली एक गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी है, जिससे दवाइयाँ सारी कम हो जाती हैं। और वो भी अगर काम ना करे, या हमने शायद एक बार एक सर्जरी की, वो कुछ दिनों काम की, फिर नहीं काम की, फिर एक और सर्जरी सिंपल वाली की, तब हम क्या करते हैं कि भाई एक ट्यूब आते हैं, तो ग्लॉकोमा शंट्स या वेल्व्स उनको बोलते हैं, फिर वो वेल्व्स हम आँख के अंदर डालते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी मरीज ने सर्जरी करवाई है तो पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लगेगा? देखिए वो मैं तो जैसे थोड़ा ऐसे मरीज से ये भी बोलता हूँ कि भाई तेरे कर्मों पे डिपेंडेंट है क्योंकि कोई 2 आदमी की बॉडी सिमिलर नहीं होती। कैसे वो बॉडी रिएक्ट करेगी हमें कहना बड़ा मुश्किल है, पर मोटे मोटे तौर पर अगर हमने जैसे ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी ट्रेबेक्युलेक्टमी भी की तो भी 10, 12, 15 दिन में आदमी अपना काम पे वापस चला जाता है, और कुछ ज़रूरत होती है तो पहले भी चला जाता है, दूसरी आंख से काम चलता रहता है, थोड़ा बहुत पानी वानी इस आंख में आता है, दवाइयाँ थोड़ी डालनी पड़ती हैं, वो सब है। बट आजकल वो सर्जरीज ज़्यादा सेफ हो गई हैं, ज़्यादा कंट्रोल्ड हो गई हैं, तो हम लोग तो, और कुछ जो छोटी वाली सर्जरी है मिक्स वगैरह, उसमें तो अगले दिन से आदमी घूमता रहता है, उसमें कोई ऐसी डरने की बात नहीं है बिल्कुल। पर अगर जैसी किसी ने सर्जरी करवाई है तो फिर उसको क्या प्रिकॉशंस ऐसे हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद आजकल वो भी प्रिकॉशंस काफ़ी कम हो गए हैं, बट मोटे मोटे तौर पर आदमी के ये ध्यान रखना पड़ता है कि आँख गलती से दब ना जाए, ठीक है ना, क्योंकि हम रास्ते बनाते हैं आँख के बाहर जाने के, कहीं उसने रगड़ लिया या आँख के अंदर गंदा पानी चला गया तो इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो वो हम चाहते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें ना हो, तो कम से कम 10, 15, 20 दिन वो हम कहते हैं कि नीचे से नहा लो, आँख के अंदर गंदा पानी मत जाए, आँख को दबाना मत, किसी ध्यान रखो भाई उल्टी ना आए, खांसी ना आए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अपना काम करना है, घर में आप छोटा मोटा काम अपना कर लो, आँख में दवाई बिल्कुल समय पे डालो, क्योंकि ऑपरेशन के बाद कुछ पर्टिकुलर तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, उनको ध्यान से डालो। और उसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत कम लोग बताते हैं, हम लोग क्यों कहते हैं कि भाई 1 महीने के बाद दवाई फेंक दो, इसलिए नहीं कहते कि वो दवाई का असर ख़त्म हो गया है, पर आप देखिए होता क्या है कि जब हम ये ड्रॉप डाल रहे होते हैं आँख के अंदर, और फिर वो तो डाल ली हमने, और उसके बाद जब उसको बंद किया तो बंद करने में हम ऐसे बंद करते हैं और हम ज़्यादातर वो उंगली पे टच हो जाती है, तो ये जो नोज़ल है ये इन्फेक्ट हो गया, तो ये डर लगता है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए जब आप बंद करें तो इसको पास लाए ऐसे और ऐसे बंद कर लिया, ठीक है। अब आप आँख बंद करके भी करेंगे तो भी आप गलती नहीं कर पाएंगे, तो ये प्लीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, स्पेशली उन दवाइयों का जो ऑपरेशन के बाद पड़ी है, पर हर दवाई के लिए ये इम्पॉर्टेंट है जो काला मोतिया की है। और काला मोतिया की जो दवाइयाँ चलती हैं प्लीज़ उसके साइड इफ़ेक्ट उसके पैम्फलेट में पढ़ लीजिए, बहुत घबराने की बात नहीं है, थोड़ी लाली होगी, थोड़ा पानी आएगा, ये सब चलता रहता है, बट अगर आपको लगे कोई ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर को बताइए। एक और बात जो कई बार लोग नहीं बताते, जब काला मोतिया या कोई भी दवाई आप डालें आँख के अंदर, आँख की कैपेसिटी इज़ लेस देन 1 ड्रॉप, तो आप एक ही ड्रॉप डालने के बाद पोंछा आँख को, और आँख और नाक के बीच का जो रास्ता है उसको 2 मिनट दबा के बैठ गए आराम से,
तो ये 2 मिनट तक आप कर लेंगे तो दवाई नहीं तो आपके गले में जाएगी, गले को खराब करेगी और फिर गले से ही बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, और जब वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगी तो जो आप साइड इफ़ेक्ट पढ़ रहे हैं वो सारे आपको हो सकते हैं। तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें अपनी, तो क्या लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने से या अपनी जो डाइट है खाने पीने में बदलाव करने से हम इसको थोड़ा मैनेज कर सकते हैं काले बहुत मोतियाबिंद अच्छा को? सवाल है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्योंकि क्या हो रहा है आजकल, ठीक है भाई, योग सभी करते हैं और मैं भी करता हूँ और बहुत अच्छी चीज़ है, पर काला मोतिया, अनफॉर्चुनेटली काला मोतिया के लिए कोई बताता नहीं कि भाई ये चीज़ योगा नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप झुकेंगे और सांस रुकेगी तो आँख का प्रेशर एकदम बढ़ जाता है। तो ऐसा कोई योगा मत करिए, कपालभाति स्पेसिफिकली नहीं करना है। पुशअप पुल अप लोग करते हैं, वेट्स करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करने हैं काला मोतिया में। माइल्ड वेट करिए टोनिंग अप के लिए। अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा है मेडिटेशन, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूवन है फैक्ट कि मेडिटेशन करने से प्रेशर आपका डाउन होता है। ठीक है, फिर वॉकिंग हो गई, रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो एरोबिक एक्सरसाइजेज कहलाई जाती हैं, इससे सबसे अगर आप लंबे टाइम पे करें तो आँख का प्रेशर डाउन होता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि एक साथ ज़्यादा पानी नहीं पीना है प्लीज़, ग्लूकोमा वालों को। मैं ये हर आदमी के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह उठ के भाई मैं 4 गिलास पानी पी जाता हूँ सर, मैं तो 2 बोतल पी लेता हूँ। तो ठीक है भाई, तुम जितना मर्जी पियो, पर अगर काला मोतिया है और आपने इतना पी लिया तो एकदम से आँख का प्रेशर बढ़ता है। और कई बार लोग कहेंगे सर हमें अल्ट्रासाउंड करना है, वो कह रहे हैं 2 लीटर पानी। ठीक है भाई, उनसे कहो हमें काला मोतिया है, हम ये नहीं कर सकते। तो एक साथ ज़्यादा पानी पीजिए जितना मर्जी आप, पर धीरे धीरे धीरे। तो एक बार में 1 गिलास पिया, फिर कुछ देर बाद आधे घंटे बाद एक और पी लिया, जितना मर्जी पीजिए, बट उसको स्पेस आउट करिए, एक साथ मत करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो रेगुलर आई चेकअप नहीं कराते हैं। जैसे मैं तो नहीं करवाया है, मैंने कैमरे के पीछे हमारे साथ रूहानी है, इन्हीं ने पता नहीं आखिरी बार कब करवाया होगा। ज्यादातर लोग नहीं करवाते हैं। बतौर डॉक्टर आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए, ये क्यों जरूरी है? तो देखिए, ऐसा है कि एक बार तो आवश्यक है चेक कराना। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई 20 साल का आदमी, पर अब आप देखो हो क्या रहा है भाई, 3-3, 4-4 साल के बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, और अगर उनको चश्मा टाइम पे लग जाए तो नज़र बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, और टाइम पे ना लगे तो बड़ी मुश्किल। तो प्लीज़ बच्चे को ही लेके जाइए और वो डॉक्टर अपने आप ही सब कुछ चेक कर लेता है। और फिर अगर जब चश्मा लग गया तो फिर तो आप एनीवे चश्मा चेक कराने बार बार जाओगे, और जब चश्मा चेक कराने जाओगे तो डॉक्टर से कहना भाई बाकी चीज़ें भी देख लो। तो वही मैं कहने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ, 40 के बाद तो आपको हर साल में दिखाना ही है एक बार। अगर 40 से नीचे है तो चश्मा लगा है तो आप जाओ हर 6 महीने में चेक कराने के चश्मे का नंबर तो नहीं बदल गया है, और डॉक्टर के पास जाओगे वो देख लेगा कि भाई कोई और बीमारी तो नहीं शुरू हो गई है। तो ये एक हमारा सेटअप। और बच्चों के लिए प्लीज़ प्री स्कूल में ही एक बार उनको चेक ज़रूर करवाइए, इतने बच्चों को। हालांकि ये हमारा इस समय कहने का वो तात्पर्य नहीं बनता, पर प्लीज़ बच्चों को आईपैड और ये फ़ोन और ये सब प्लीज़ मत दीजिए। जब बहुत ज़रूरत हो तभी उनको इस चीज़ों पे काम करने दीजिए, नहीं तो आप अपना नुकसान कर रही हैं, उनका नुकसान कर रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आखिरी सवाल है जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। ग्लूकोमा, काले मोतियाबिंद से जुड़े कुछ बहुत ही आम मिथक हैं, क्या आप हमारे ऑडियंस को उनके बारे में बता सकते हैं, ताकि उनको क्या सही है क्या गलत है, दोनों के बीच का फ़र्क पता हो? तो अगर कुछ कॉमन मिथ्स आपके ख्याल में अभी आ रहे हैं तो। कुछ तो खाने पीने को लेके चीज़ें हैं जो लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक डेफिनेटली भाई टोबैको इज़ डेफिनेटली समथिंग विच इज़ अ कंप्लीट नो नो, क्योंकि वो ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट करती है, तो उससे तो डेफिनेटली बचिए। स्पेशली ग्लूकोमा है तो बिल्कुल ही मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। योगा वगैरह हमने अभी समझाया, पानी की बात आपको बताई। नट्स आर सपोज टू बी गुड फॉर ग्लूकोमा, तो फिर बादाम अखरोट वगैरह आप रेगुलरली ले सकते हैं। जिनको बाइलोबा एक होता है, जिनको सर करके, वो अच्छी चीज़ है। बिलबेरी एक्सट्रैक्ट्स अच्छे होते हैं ग्लूकोमा के लिए, और विटामिन्स आप रेगुलरली लेते हैं वो भी ठीक रहता है। बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक अपनी ज़िंदगी पूरी भरपूर जीजिए। कोई ऐसी जो चीज़ें हमने बताई हैं उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा,
स्पेशली एक्सरसाइज वगैरह में, एंड लिव अ नॉर्मल लाइफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हर्ष, आपने हमें इतना समय दिया, हमारे इतने सारे सवालों के जवाब दिए, तो हमारे जो ऑडियंस है उनके बहुत काम आएगी ये जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।